बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी, कॉम्पटन इफेक्ट, या जिसका दूसरा नेम है कॉम्पटन स्कैटरिंग। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे ये टॉपिक इस चैप्टर का बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस टॉपिक के नाम पे गौर करें, कॉम्पटन स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग से हमें यह बात मिल रही है कि भाई स्कैटरिंग तो होती है पार्टिकल्स की, और एक्सरेज क्या हैं? पार्टिकल्स। तो इसका मतलब आज के इस टॉपिक में बेसिकली स्कैटरिंग होने जा रही है, किसकी? एक्सरेज की। तो फिर यही पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि उसके बाद मैं फोटॉन बोलूँ या बीम बोलूँ, रेडिएशन बोलूँ, आपको पता होना चाहिए कि भाई हम एक्सरे के फोटॉन की ही बात कर रहे हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज, ठीक है ना, एक्सरेज के फोटॉन की हम डियर स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं। अब सिंपल डिफाइन करते हैं पहले कॉम्पटन इफेक्ट है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा प्रोसेस या फेनोमिना है जिसमें फोटॉन की वेवलेंथ स्कैटरिंग के बाद इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को कॉम्पटन इफेक्ट का नाम देते हैं। और इसी डेफिनेशन को आप यूं भी कर सकते हैं कि आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, आपस में इनवर्स। तो वेवलेंथ क्या कर जाती है? इंक्रीज स्कैटरिंग के बाद। तो फिर आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ऐसा प्रोसेस जिसमें फोटॉन की फ्रीक्वेंसी स्कैटरिंग के बाद डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट। तो चाहे आप वेवलेंथ का नाम याद रख लें या फ्रीक्वेंसी का, एक तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो वही डेफिनेशन या स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखी है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम आगे इसकी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं, और वो क्या है कि भाई कॉम्पटन इफेक्ट के लिए एनर्जी की डिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आपने याद रखना है कि कॉम्पटन इफेक्ट के फिनोमिना के लिए जो फोटॉन की एनर्जी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, और ये एमसीक्यू भी आ चुका है, ठीक है ना। तो फोटॉन की जो एनर्जी होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, वो ग्रेटर होनी चाहिए 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है, और लेस होनी चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ये याद रखिएगा, ठीक है। फोटॉन की एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होनी चाहिए और लेस होनी चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि इंटरमीडिएट एनर्जी की बात हो रही है। अब डियर स्टूडेंट्स, पहले डायग्राम देखते हैं। यहां से आपको चीजें समझ आ गई तो आगे मैथमेटिकल इक्वेशंस भी समझ आ जाएंगी। तो अगर आप इस डायग्राम को बुक में देखेंगे तो इस फोटॉन से पहले आपको एक एक्सरे ट्यूब दिखाई गई है जिसमें से एक्सरेज निकल रही है। फिर उनको एक स्ट्रेट पाथ में एक बीम की शक्ल में लेके आने के लिए हमने स्लिट का यूज़ किया है। तो वो यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं की, नई चीज़ बनाई, तो बहरहाल वो आपको बता रहा हूँ। तो आप बुक से देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं से भी डायग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उस एक्सरे में से हमने एक फोटॉन को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? एक फोटॉन है, ठीक है ना। चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ आएगी, टॉपिक आसान लगेगा। तो ये आ गया हमारे पास फोटॉन। अब ये फोटॉन अलोंग एक्स एक्सिस मूव करता हुआ जा रहा है। इसके रास्ते में आगे क्या रखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा उसको। तो इसका मतलब टकराने के बाद फोटॉन भी स्कैटर्ड हो जाएगा एक खास एंगल पे, और इलेक्ट्रॉन भी स्कैटर्ड हो जाएगा एक खास एंगल पे। अब डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड तो तब होगा ना जब यहाँ पे टारगेट पे ये लूजली बाउंड होगा। तो फिर याद रखिएगा, ये जो टारगेट आप यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे ग्रेफाइट का टारगेट यूज़ करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लूजली बाउंड होते हैं, सही है। तो जैसे ही फोटॉन आके हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा और मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी एक खास एंगल पे स्कैटर्ड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे हैं, और फोटॉन जो है वो बाकी एनर्जी के साथ क्या हो जाएगा? एक खास एंगल पे स्कैटर्ड हो जाएगा। तो स्कैटरिंग के बाद उस फोटॉन की वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम आपको डेफिनेशन में बता चुके हैं। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने क्या बात याद रखी थी कि फोटॉन आता था, वो इलेक्ट्रॉन को
सारी एनर्जी दे देता था कि भाई तू ये ले, खुश रह, मेरी खैर है। अब यहाँ पे वो काम नहीं चल रहा। अब फोटॉन देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जब हिट करेगा तो इसको एनर्जी देगा, लेकिन सारी नहीं, सारी एनर्जी नहीं देगा, कुछ एनर्जी अपने पास रखेगा और वो बाकी एनर्जी के साथ फोटॉन भी क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखते हैं, भाई ये फोटॉन जा रहा है, इस फोटॉन की सपोज करते हैं कि जो एनर्जी है ना डियर स्टूडेंट्स, वो एनर्जी है डियर स्टूडेंट्स इसकी इनिशियली EI, और इसके पास जो मोमेंटम है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, PI। ठीक, इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, FI। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं किसकी, लैम्डा की, तो वो क्या होगी, वेवलेंथ I। ठीक है ना, लैम्डा I। ये इस फोटॉन की एनर्जी, मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा है। अब डियर स्टूडेंट्स ये फोटॉन जाके इसको क्या करेगा, हिट करेगा। ये वैसे एग्जांपल है जैसे स्नोकर, सुना है ना नाम, आप बॉयज़ ने तो खेली होगी ना गेम, बिलियर्ड बॉल की एग्जांपल जैसे है कि एक बॉल गया, दूसरे बॉल्स, रेड बॉल्स को क्या करता है, हिट करता है, तो रेड बॉल्स क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो सेम वही कहानी यहाँ पे चल रही है कि फोटॉन जाएगा, इसके रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन पड़े उसको हिट करेगा, एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एक खास एंगल पे स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, और जिस एंगल पे ये स्कैटर्ड होगा उस एंगल को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स फाई, कि एंगल फाई पे ये क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया। इसी तरह फोटॉन बाकी एनर्जी के साथ क्या हो जाएगा, एक खास एंगल पे स्कैटर्ड हो जाएगा। ये एंगल क्या है जी, थीटा, सपोज कर लेते हैं, तो थीटा एंगल पे ये भी क्या हो गया, फोटॉन स्कैटर्ड हो गया। ठीक है ना, ये क्या है, फोटॉन है। क्लियर है जी। अब डियर स्टूडेंट्स जब ये स्कैटर्ड हुआ तो इसकी वेवलेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो लैम्डा S जो है स्ट्राइकिंग अपना स्कैटरिंग के बाद फोटॉन की वेवलेंथ क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। मैं स्टेटमेंट में बता चुका हूं। तो ये देखें वेवलेंथ बढ़ गई। अगर वेवलेंथ बढ़ गई है इस वेवलेंथ से जो कि उसकी इनिशियल फोटॉन की थी, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करने से पहले जो वेवलेंथ थी वो वेवलेंथ कम है, और स्कैटरिंग के बाद जो फोटॉन की वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है। अगर वेवलेंथ बढ़ जाती है तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इस तरह एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है, मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें जी, फिलहाल आपने इतना डायग्राम में याद रखना है। सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि स्कैटरिंग के बाद हुआ क्या, कि जो लैम्डा S है, लैम्डा S यानी कि स्कैटरिंग वेवलेंथ, ये इंक्रीज कर गई है लैम्डा I से। ठीक, इसी तरह डियर स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी स्कैटरिंग की वो क्या हो गई है, वो लेस हो गई है फ्रीक्वेंसी I से। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट। तो एनर्जी भी स्कैटरिंग की क्या हो गई है, लेस हो गई है EI से। इसी तरह लास्ट पॉइंट याद रखिएगा मोमेंटम, तो मोमेंटम भी क्या हो गया स्कैटरिंग का, लेस हो गया PI से। तो ये आपको एक लाइन मिल गई है जो कि आपकी MCQs में हेल्प करेगी। अब डियर स्टूडेंट्स बुक में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक आगे डिटेक्टर। डिटेक्टर को इसीलिए यूज़ किया गया है ताकि यहाँ से जब फोटॉन स्कैटर्ड हुआ है तो डिफरेंट एंगल्स पे जब फोटॉन स्कैटर्ड होगा तो उस डिटेक्टर को यूज़ करते हुए आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या उस डिफरेंट एंगल्स पे स्कैटरिंग फोटॉन्स की वेवलेंथ एक जैसी है या उसमें चेंज आ रहा है। तो जब हमने डिटेक्टर को यूज़ करके इसके डिफरेंट एंगल्स पे फोटॉन की स्कैटरिंग के बाद वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया तो उसकी वेवलेंथ में क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था। तो उस चेंज को कैलकुलेट करने के लिए आर्थर कॉम्पटन ने जो है वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी कि भाई इस मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही मैथमेटिकल इक्वेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन के प्रूफ की तरफ जाने की ज़रूरत आपको नहीं है क्योंकि बुक में भी प्रूफ नहीं किया गया, जस्ट इक्वेशन को ही डिस्कस किया गया। और पेपर में भी आप सिर्फ इक्वेशन को ही राइट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे टॉपिक एंड करने के बाद थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रूफ डिस्कस ज़रूर करेंगे ताकि आपको पता चल जाए भाई इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन आती कैसे है। क्लियर है। फिलहाल आपको जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपने याद रखना है, पेपर में भी यही कुछ लिखना है। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये एक रिलेशन बन गया। अब आप यहाँ पे ज़रा गौर करें,
कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिलेशन क्या आ रहा है, इनवर्स। तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो एफ और लैम्डा का रिलेशन यहां से क्या है, इनवर्स। भैया ये इनवर्स का मतलब ये है कि अगर लैम्डा ज्यादा है, बढ़ रहा है, तो फिर इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो ऐसा तब पॉसिबल है जब ये V क्या हो, V जब कांस्टेंट हो। देखो तब तो ये पॉसिबल है ना, बात समझ नहीं आई, नहीं समझे भाई। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन है इनवर्स। तो ये देखें, इन दो चीज़ों का रिलेशन तब इनवर्स होगा, ऐसा तब पॉसिबल है जब ये V क्या रहेगा, कांस्टेंट, तभी तो मैथमेटिकल इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ना। तो फिर आपको एक और पॉइंट मिल गया कि भी VS जो है वो इक्वल होगा VI के। वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड सेम रहेगी। ठीक है जी। तो अब मैं इस सारी बात को क्लोज करने लगा हूँ, कैसे कि भी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन। तो ये देखें जी, एनर्जी जो है ये डियर स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डियर स्टूडेंट्स किसके, वेवलेंथ के। तो इस तरह आप ये सिर्फ एक इक्वेशन याद रख लेंगे तो आपके MCQ सॉल्व हो जाएंगे। लो जी, अब हम वो जो वेवलेंथ में चेंज आ रहा था और डिटेक्टर को यूज़ करके आप ऑब्जर्व कर रहे थे, उस चेंज ऑफ वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए जो ऑथर कॉम्पटन ने मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी उसको हम यूज़ करते हैं। तो आप डायरेक्ट ही यूज़ करेंगे क्योंकि बुक में भी डायरेक्ट इक्वेशन यूज़ की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, हमें क्या चाहिए, बेसिकली तो स्कैटरिंग वेवलेंथ चाहिए ना। तो अगर आप चेंज निकालना चाहते हैं डेल लैम्डा, तो डियर स्टूडेंट्स ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्कैटरिंग, एक अगर फोटॉन की स्कैटरिंग वेवलेंथ चाहिए तब भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डेल लैम्डा जो है ये इज इक्वल टू होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो स्कैटरिंग माइनस इनिशियल, ये बन गई इक्वेशन। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, अगर आपको डेल लैम्डा चाहिए तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर लैम्डा एस चाहिए तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो मैथमेटिकल इक्वेशन दी उसने दो लॉज को यूज़ करके, वो बाद में बताता हूँ कौन से लॉज हैं, वो इस डेल लैम्डा की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो ज़रा यहाँ पे देख लें। वो थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डेल लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर M नॉट C इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। ये वो इक्वेशन है मैथमेटिकली। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो डेल लैम्डा है ना, इसे आप नाम देते हैं कॉम्पटन शिफ्ट का। ये क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट। MCQs में जब भी वो बोलेगा तो कॉम्पटन शिफ्ट का नाम लेके आपसे MCQs पूछ रहा होगा। और ये जो H ओवर M नॉट C है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो फैक्टर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट। और इसका नाम याद रख लें, ये है जी हमारे पास कॉम्पटन वेवलेंथ। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पटन वेवलेंथ। लो जी, अब डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में से अगर आपको स्कैटरिंग वेवलेंथ चाहिए, चेंज निकालना चाहते हैं तब भी इस इक्वेशन को यूज कर लें। अगर सिर्फ आपको लैम्डा एस चाहिए स्कैटरिंग वेवलेंथ, तो वो भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें, मैं इस डेल लैम्डा की जगह ये लिखूंगा ना, तो लैम्डा एस अपनी जगह पे, ठीक, इज इक्वल टू, ये जो लैम्डा आई होगा माइनस का है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये आ जाएगा लैम्डा आई और आगे प्लस H ओवर M नॉट C इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। लो जी, इस तरह से स्कैटरिंग वेवलेंथ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये उसका मैथमेटिकल रिलेशन आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए ये वाली, इसी तरह अगर आपको एनर्जी चाहिए वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी चाहिए हो, एनर्जी चाहिए हो, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखें, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फिर मैं जानता हूं ना कि C इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। तो यहां से F को निकालें तो F इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा बनता है। बात समझ नहीं आई? अब यही चीज़ डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अच्छा, हमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए ना,
लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से लैम्डा को कैलकुलेट कर लें, क्योंकि लैम्डा की जगह वैल्यू पुट करेंगे ना, तो वो बनता है C/F। इसका मतलब इसमें डायरेक्ट कर देता हूँ, यानी कि यहाँ से अगर लैम्डा निकालें तो वो आता है C/F। अब यही लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें। देखिए लैम्डा S है ना, तो मैं उसकी जगह लिख सकता हूँ C/Fs, ठीक, इज इक्वल टू, इधर क्या है लैम्डा I, तो मैं लिख सकता हूँ C/Fi। आगे डियर स्टूडेंट्स वैसे का वैसे H/m0C इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। सही है। अब जरा गौर करना है, देखें मैं इस पूरी इक्वेशन में क्या करता हूँ, C से डिवाइड कर देता हूँ। जब C से डिवाइड करूंगा ये C से कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाला C इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया 1/Fs इज इक्वल टू 1/Fi प्लस H/m0C स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अगर एनर्जी चाहिए हो तो एनर्जी के लिए आप इक्वेशन यूज करते हैं E इज इक्वल टू H इंटू F। सही। अब यहाँ से F को कैलकुलेट कर लें तो F आता है डियर स्टूडेंट्स आपके पास E/H। अब जहाँ जहाँ आपको इस इक्वेशन में F नजर आ रहा है वहाँ पे E/H लिखते जाए, तो H से कैंसिल हो जाएगा, E की इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट कर लेंगे पुटिंग, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 1/ES इज इक्वल टू 1/EI, पुटिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना, और प्लस 1/m0C स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। लो जी, ये आपके पास एनर्जी को कैलकुलेट करने का रिलेशन आ जाएगा। इतना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका सारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है, MCQs में आपकी हेल्प करेंगे। अब जी एक हमारे पास इस इक्वेशन से MCQ है, क्या कि डेसन्स ये जो कांस्टेंट है ना, कॉम्पटन वेवलेंथ, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है MCQs में। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ H/m0C, ये क्या है कांस्टेंट है ना, तो इस कांस्टेंट की अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो H कितने हैं 6.63 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस का 34 और डिवाइडेड बाय डियर स्टूडेंट्स m0 यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास रेस्ट पे, तो वो कितना है आपके पास 9.1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस का 31 और यूनिवर्सल कांस्टेंट है C, तो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8। इसको डियर स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि इसका आंसर रहेगा 2.43 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस का 12 मीटर। ठीक है। देखिए कॉम्पटन वेवलेंथ है तो वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो ये साथ में यूनिट आ जाएगा मीटर। ये वैल्यू डियर स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ चुकी है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है। और समटाइम्स ना वो ये वैल्यू दे के ऑप्शन में ये इस 10 रेज टू पावर माइनस 12 की जगह ना क्या लिख देगा, पिको लिख देगा, क्योंकि आपको याद है ना 1 पिको जो होता है उसकी वैल्यू क्या है 10 रेज टू पावर माइनस का 12, तो इसकी जगह वो पिको भी लिख सकता है यूनिट में। ठीक है ना, तो यूनिट आप चेक कर लीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 3-4 MCQs करते हैं फिर टॉपिक आपका एंड हो जाएगा, बस इतना ही आपने इसमें याद रखना है। तो वो देखते हैं। सबसे पहला MCQ क्या होगा, एंगल्स आपने चेंज करने, यानी कि ये इक्वेशन यूज़ करेंगे और आपसे कहेगा एंगल थीटा अगर हमारे पास 0 हो तो बताएं कि कॉम्पटन शिफ्ट किसके इक्वल आता है। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप इस रिलेशन में देखें थीटा क्या पुट करेंगे 0, तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो फिर यहाँ पे पुट करें cos 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल, रिजल्ट 0। 0 को H/m0C से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही रहता है। तो इसका मतलब फिर कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो डियर स्टूडेंट्स 0 डिग्री पे क्या आ जाता है 0। क्लियर है जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स व्हेन इसी तरह एंगल चेंज करते जाएं, कम से कम 3-4 एंगल आपको डिस्कस करने होंगे और वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 की बात करेंगे तब देखें cos 90 क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 आंसर 1 को H/m0C से मल्टीप्लाई करेंगे तो H/m0C रहेगा। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट आता है एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 पे, वो आता है H/m0C के इक्वल। अब H/m0C क्या है, वो तो है कॉम्पटन वेवलेंथ, तो वो समटाइम्स ना ये वैल्यू नहीं देगा बल्कि वो एंगल दे के नीचे वर्डिंग लिख देगा। तो आप देख सकते हैं एंगल 90 पे
जो कॉम्पटन शिफ्ट आता है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल आता है, और ये क्या है, कॉम्पटन वेवलेंथ है। तो इस तरह की फिर ऑप्शंस बन के आ सकती हैं, आपको याद रखना है। तो एंगल 90 पे वेव अपना कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल आ रहा है। और समटाइम्स वो तीसरा एमसीक्यूज कि वो इसमें वैल्यूज भी दे सकता है, वर्डिंग ना दे, फार्मूला ना दे, वैल्यूज दे सकता है। तो देखें H/m0c की वैल्यू क्या है, वो है डियर स्टूडेंट्स आपके पास 2.43 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻12। तो ये वैल्यू भी वो दे सकता है। देखें ना H/m0c की वैल्यू है ना ये वाली, ठीक है। तो एंगल 90 पे जो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू आती है वो यही आती है। तो जिस तरह मर्जी वो छेड़ पंगा करे आपने समझ जाना है। उसके बाद एंगल थीटा इज इक्वल टू अगर 180 की बात करें, और याद रहिए एमसीक्यूज आ चुके हैं, आप बोर्ड के पेपर उठा के देख सकते हैं। वो पूछेगा कि कॉम्पटन शिफ्ट जो है ये मैक्सिमम किस एंगल पे आता है। तो मैक्सिमम बच्चे ना यहां पे लगा देते हैं, और भाई ये तो इक्वल आता है ना, एंगल 90 पे कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल आता है, मैक्सिमम नहीं आता। मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट आता है एंगल 180 पे। कैसे जरा देखें, यहां पे 180 पुट करें, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 को माइनस से मल्टीप्लाई तो +1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो 2 को H/m0c से मल्टीप्लाई करें तो 2H/m0c आएगा। तो देखें रिजल्ट क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। इससे ज्यादा आ गया ना, इससे ज्यादा आ गया। तो इसका मतलब 180 पे जो डेल लैम्डा का रिजल्ट आता है वो आता है 2 × H/m0c, ये आता है। अब डेरिवेशन देखें, ये रिजल्ट क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, याद रखिएगा ये एमसीक्यू आ चुका है। ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये रिजल्ट मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम। तो 180 पे जब भी वो आपसे पूछे तो आपने मैक्सिमम, ठीक है ना। तो मैक्सिमम की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अब भाई इसकी वैल्यू भी दे सकता है। तो जैसे आपको यहाँ पे वैल्यू पता है, यहाँ पे वैल्यू देखें, ये आएगी जी हमारे पास वैल्यू 2 × H/m0c। H/m0c की ये वैल्यू है ना, तो अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये डबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.86 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। लो जी, फिर ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स एक और लास्ट एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट कि एंगल थीटा इज इक्वल टू 60, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कॉम्पटन शिफ्ट की जो वैल्यू है वो इस कॉम्पटन वेवलेंथ का हाफ किस एंगल पे आती है। तो अब याद रखिएगा वो आती है 60, क्योंकि cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो अब ये देखें 1 माइनस का 1/2, तो 1 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आता है 1/2, तो हाफ होगी ना। तो इसका मतलब फिर जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो आता है 1/2 × H/m0c। लो जी, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि वैल्यू में भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स वो वैल्यू यहाँ पे ज़रा इसको हाफ कर दे जी। तो यहाँ पे क्या रहेगा 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स छोटे छोटे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको आपने याद रखना है। लो जी, ये टॉपिक आपने यहाँ तक ऐसे ही करना है, पेपर में भी ऐसे ही करना है, लेकिन स्टार्ट में आपने ये डेफिनेशन ज़रूर मेंशन कर देनी है, स्टेटमेंट। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायाग्राम बहुत ज़रूरी है, ये आप पेपर में लाजमी बनाएंगे। आगे इसके डिटेक्टर बनाना हो, यूज़ करना हो, वो बना दें डायाग्राम में। पीछे ट्यूब बनानी हो एक्सरे, तो वो भी आप बना सकते हैं। नहीं बनाएंगे तब भी नंबर नहीं काटेंगे, ठीक है ना। इस पूरी बातों का जो एंड है ना वो डियर स्टूडेंट्स ये है कि भाई इसके अंदर 2 लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल हैं, वो होल्ड करते हैं। नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी यहाँ पे फोटॉन की एनर्जी थी उतनी इलेक्ट्रॉन और स्कैटर होने के बाद, फोटॉन की स्कैटरिंग के बाद अगर उसका कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे एनर्जी का, तो वो उतनी होगी जितनी उससे फोटॉन के पास शुरू में थी। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे होल्ड करता है। तो आप यहाँ पे लिख दें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम, मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यहाँ पे होल्ड करता है।
लो जी, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक ना आपने पेपर के लिए तैयार करना है और सारी बातें याद रखनी है। टॉपिक आपका एंड हो चुका है। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स अगर ये पूछना चाहते हैं कि सर ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस आई है, हम तो चलो इसको डायरेक्ट यूज़ करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आई है, कैसे यहाँ से कैलकुलेट की गई है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट मैथमेटिकल को यूज़ करके यहाँ पे रिजल्ट बताने जा रहा हूँ कि ये इक्वेशन कैसे आती है। अदरवाइज इसके प्रूफ की तरफ जाएंगे तो इसका प्रूफ थोड़ा लेंथी है, ठीक है। तो आपकी असाइनमेंट भी है, ये आपने खुद करना है, लेकिन कहाँ से करना है ये मैं बताता हूँ। फिलहाल वो बच्चे इस वीडियो को यहाँ तक छोड़ के चले जाएं जो इसका प्रूफ नहीं करना चाहते। टॉपिक उनके लिए एंड हो चुका है। अब हम ज़रा देखते हैं कि ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये कैसे आएगी इस डायग्राम को देखते हुए। तो डेस्क में सबसे पहले यहाँ पे देखें ज़रा प्रूफ। पहले हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डायग्राम पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमारे पास दो ही लॉ यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पहले इनिशियल और फिर फाइनल। तो ये देखें जी, फोटॉन यहाँ से निकला ना, तो फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, फोटॉन की एनर्जी यहाँ पे होगी E इज इक्वल टू एच एफ। तो ये देखें ये आ गई एच एफ। अब इलेक्ट्रॉन क्या है रेस्ट पे, तो उसके पास जो एनर्जी है वो क्या है एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये देखें एम नॉट सी स्क्वायर, ये दोनों हमने यहाँ पे इनिशियली ऐड कर दी, दोनों ऐड हो गई। अब जाके फोटॉन इसको हिट करेगा तो इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू, अब फोटॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इधर अगर एच एफ है तो स्कैटरिंग के बाद वो होगी एच एफ डैश। एच तो कांस्टेंट है ना, एफ डैश का मतलब वही है स्कैटरिंग के बाद फोटॉन की फ्रीक्वेंसी। बात समझ रहे। इसी तरह आपके पास किधर गया प्लस इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी एम सी स्क्वायर। ये क्या अब नॉट नहीं है ना, अब वो रेस्ट पे थोड़ी है, वो तो स्कैटर्ड हो गया है, तो ये आ जाएगा एम सी स्क्वायर। लो जी ये कहानी एंड हो गई। अब यहाँ से आप लोग क्या करें एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। तो एम सी स्क्वायर अपनी जगह पे और एच एफ डैश जो है उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत आसान है, डायग्राम से ही हमने बनाई है, ठीक है। अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपको याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यहाँ पे ओबे करता है। अब उसमें आती हैं दो चीज़ें, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस डायरेक्शन और दूसरा क्या है वाई एक्सिस। तो हम दोनों के अलॉन्ग मोमेंटम को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। सिर्फ ये पहले एक्स एक्सिस पे गौर करना है आपने। तो एक्स एक्सिस पे पहले देखें फोटॉन का मोमेंटम। तो फोटॉन का मोमेंटम क्या है, यहाँ पे इस फोटॉन का डियर स्टूडेंट्स मोमेंटम है P इज इक्वल टू एच एफ ओवर सी। अब ये कैसे आया, पीछे आप पढ़ के आए हैं P इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पे तो मैंने लिखना है ना, यहाँ नहीं लिखते फिर गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ लिखते हैं P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, एच ओवर लैम्डा। अब लैम्डा को निकालें तो C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू C ओवर एफ। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो F ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा ना, तो ये बन जाएगा एच एफ ओवर C। तो ये देखें ये हमारे पास फोटॉन का मोमेंटम आ गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस एच एफ ओवर सी। क्लियर है। तो ये देखें ये लिखा हुआ है प्लस अब क्या है इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, भाई वो है यहाँ पे नहीं हो तो रेस्ट में, तो वो क्या आ गया 0 इज इक्वल टू। अब डियर स्टूडेंट्स देखें एच एफ डैश ओवर सी कॉज ऑफ थीटा, यानी कि स्कैटरिंग के बाद फोटॉन का मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। देखें ना खास एंगल पे है ना, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, जरा गौर करना है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये ऐसे, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ठीक है। अब ये वाला कंपोनेंट क्या है, ये मोमेंटम का कंपोनेंट है एच एफ डैश ओवर सी कॉज ऑफ थीटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है एच एफ डैश ओवर सी साइन ऑफ थीटा। क्लियर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रॉन के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये डायरेक्शन और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस ये डायरेक्शन। बात समझ रहे हैं। अब जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है वो क्या है, वो है डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे भी देख सकते हैं आप, वो है जी हमारे पास एम वी कॉज ऑफ फाई, क्योंकि यहाँ एंगल फाई है, और ये क्या होगा एम वी साइन ऑफ फाई। लो जी ये दोनों कंपोनेंट आ गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। तो कहाँ पे था, यहाँ पे था अलॉन्ग एक्सिस, ये तो चीज समझ गए ना। अब देखें स्कैटरिंग के बाद अलॉन्ग एक्स एक्सिस फोटॉन का मोमेंटम क्या है एच एफ डैश ओवर सी इनटू कॉस थीटा, ये लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स टाइम एंड हो गया था, मैं दोबारा बताने लगा हूँ यहाँ से, कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है ना। तो एच एफ डैश ओवर सी इंटू कॉस थीटा
फोटॉन का स्कैटरिंग के बाद अलोंग एक्स एक्सिस ये मोमेंटम है, ये लिख दिया, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है, एम वी कॉस फाई, तो ये लिख दिया एम वी कॉस फाई। क्लियर है? यहां से एम वी कॉस फाई इधर रहने दें, इसको उधर ले जाए, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये डायग्राम से ही हमने यहाँ पे इक्वेशंस लिखी हैं। क्लियर? अब देखें अलोंग वाई एक्सिस, तो अलोंग वाई एक्सिस पहले इनिशियल मोमेंटम देखते हैं। तो अलोंग वाई एक्सिस तो ये मूव ही नहीं कर रहा ना फोटॉन, तो इसका मतलब मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे भी रेस्ट में है, तो इसका मतलब दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, ये जीरो आ गया, इज इक्वल टू, हाँ जब अब देखेंगे तो अब हमारे पास फोटॉन स्कैटरिंग के बाद भी मोमेंटम रखता है अलोंग वाई एक्सिस, इलेक्ट्रॉन भी स्कैटरिंग के बाद मोमेंटम रखता है एम वी साइन फाई, तो दोनों को यहाँ पे ऐड कर दे, एच एफ डैश ओवर सी साइन थीटा, ये फोटॉन का मोमेंटम आ गया। अब इसकी जरा डायरेक्शन देखें, क्या है, अपवर्ड, अपवर्ड, प्लस इधर क्या है, एम वी साइन फाई, वाई एक्सिस के लॉन्ग देखना है ना, एम वी साइन फाई। अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि यहाँ प्लस लिख देते हैं क्योंकि ऐड करना है ना भाई, प्लस लिखना है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसकी देखें अपवर्ड, इसकी क्या है डाउनवर्ड, तो दोनों में से किसी एक को आपको माइनस में यूज करना होगा, तो इसका मतलब मैंने एम वी साइन फाई को माइनस में यूज किया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब डेरिवेशंस इसको उधर ले जाएं तो ये एम वी साइन फाई इज इक्वल टू एच एफ डैश ओवर सी इंटू साइन थीटा, ये इक्वेशन बन गई 3। ये 3 इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी और तीनों इक्वेशंस आपने डायग्राम से बनाई है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें, अब ये रट्टा मारना है आपने, अगर बोर्ड के पेपर में भी ये लिखना है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे बच्चे अगर बोर्ड पे ये मैथमेटिकल स्टेप्स लिख देते हैं, इस इक्वेशन को डायरेक्ट नहीं करते, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तो यहाँ तक भी आपको मार्क्स पूरे ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये वाले स्टेप्स आपने याद रखने, थोड़ा सा सोचेंगे करेंगे तो आपका दिमाग और ज़्यादा खुलेगा, ठीक है ना, तो अच्छा फ़ायदा है आपका। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यानी कि इस 1, 2, 3 को आपने किसी न किसी तरीके से यूज़ करना है। अब क्या छेड़ पंगा इन 3 इक्वेशंस के साथ करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ ना कुछ इन 3 इक्वेशंस के साथ ऐसा करो कि डियर स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन आ जाए, तो ये आपकी असाइनमेंट है कि इन 3 इक्वेशंस को ऊपर नीचे सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ ना कुछ करके ना आप ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट करें। जब ये इक्वेशन आ जाएगी तो आगे तो बहुत आसान है, प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपकी असाइनमेंट है कि इन 3 इक्वेशंस के साथ आप क्या काम करते हैं कि आपको ये इक्वेशन मिलेगी। और तो इसी चीज़ को हम बयान करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि किस तरह से 1, 2, 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है कि आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आएगी। तो ये नेक्स्ट वीडियो पे आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा, लेकिन एक दफ़ा आपने खुद ट्राई ज़रूर करनी है क्योंकि ये आपकी असाइनमेंट है। आप थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे, फिर आपको नींद आने लगेगी, फिर आपका दिमाग नहीं काम करेगा, फिर आप गूगल से देखेंगे, गूगल में बड़ा लेंथी प्रूफ होगा, फिर आपको समझ नहीं आएगी कौन इस पंगे में जाए। बोर्ड में तो आना नहीं है, करना तो हमने है नहीं, सर तो कह रहे थे मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, तो फिर यहाँ तक कौन जाए, छोड़ो भाड़ में जाए। नहीं डियर स्टूडेंट्स, इसको करने से आपका दिमाग खुलेगा, क्रिएटिव बनो ना आप लोग, ठीक है ना। कुछ सोचें कि भाई क्या करें इनके साथ, बिना देखे आप छेड़ पंगा करो ना, प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। तो बहरहाल जी इन 1, 2, 3 क्वेश्चंस को गौर से देख लें। मैं नेक्स्ट वीडियो में यही 3 क्वेश्चंस को यूज़ करके ये नंबर 4 वाली इक्वेशंस को कैलकुलेट करूंगा। तो हर तरीके से आपको ये वाला मैथमेटिकल प्रूफ स्टेप बाय स्टेप समझाया गया, तो स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। यार एक मिनट चुप कर जाओ। तो स्टेप बाय स्टेप ना समझाया जाएगा आपको कि इन इक्वेशंस को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट वीडियो में जाके इसका प्रूफ दे सकते हैं, लेकिन पहले आपने खुद कोशिश करनी है। लो जी, ये फिर हमारे पास इक्वेशन आएगी एक 4। तब इस 4 में देखें कि जहाँ पे आपके पास देखें ना, ये कैसे आई, ये ठहरी है, आ गई ना वही इक्वेशन, देखें फ्रीक्वेंसी मिल गई, एनर्जी भी आप निकाल सकते हैं। तो अब इसमें देखें कि एफ डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश, यहाँ पे आपको बताया था उसने, अच्छा लैम्डा ओवर सी वाला रिलेशन यूज़ किया ना, यानी कि इसकी जगह यूज़ किया। मैं लिख सकता हूँ सी ओवर लैम्डा,
तो जब एफ डैश की सी ओवर लैम्डा लिखेंगे, लैम्डा ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे लैम्डा डैश ओवर सी आ जाएगा, माइनस लैम्डा ओवर सी आ जाएगा, इज इक्वल टू वाई की वही इक्वेशन आ जाएगी। अब देखें ये सी, ये भी सी, और इधर क्या है सी का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स पूरी इक्वेशन में मैं सी से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड्स पे। इधर सी सी से कैंसिल हो जाएगा, इधर सी सी से कैंसिल हो जाएगा, इधर सी एक सी से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा क्या है, डेल लैम्डा, तो इसका मतलब ये डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। लो जी, प्रूफ हो गया। ठीक है, इतना प्रूफ आपको आना चाहिए। इस लाइन को सिर्फ आप रट्टा मार लें, यहाँ तक तो आपको पता है। उसके बाद आप ये लाइन लिखें और डायरेक्ट रिजल्ट लिख दें, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वैसे तो मिल जाएंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है, पहले बता चुका हूँ, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन अच्छा बच्चा जो है वो इतना ज़रूर काम करता है। तो अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम इन 3 इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करके ये इक्वेशन नंबर 4 लाएंगे, तो ये आपको प्रूफ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।